हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने विटाकर की पंच जगत वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था। जगत मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा, जगत कवक, वनस्पति जगत और प्राणी जगत के बारे में। यहाँ पर हम अभी सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। ओके, तो सूक्ष्म जीवों के वर्गीकरण के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सजीवों में सूक्ष्म जीवों की संख्या जो है सर्वाधिक होती है, सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए उनके अध्ययन के लिए हम इनका विभाजन करते हैं। ठीक है। सूक्ष्म जीवों को दो भागों में विभाजित करते हैं, आदि केंद्र की और दृश्य केंद्र की। आदि केंद्र की और दृश्य केंद्र की। ओके, आदि केंद्र की के बारे में पता है कि ऐसा जिसमें केंद्रक आवरणहीन होता है, यानी केंद्रक अथवा कोशिका अंगक स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं। और दृश्य केंद्र की क्या होता है, केंद्रक आवरणबद्ध होता है। यहाँ पर केंद्रक अथवा कोशिका अंगक स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो आदि केंद्र के में आता है जीवाणु, जिसको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरिया। और दृश्य केंद्र के में आता है आदिजीवी, जिसको हम बोलते हैं प्रोटोजोआ। दूसरा है कवक, जिसको हम लोग बोलते हैं फंगाई। और तीसरा है शैवाल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलगी। ओके, तो सूक्ष्म जीवों को दो भागों में विभाजित किया गया है, आदि केंद्र की और दृश्य केंद्र की। आदि केंद्र की में जीवाणु आता है और दृश्य केंद्र के में प्रोटोजोआ, फंगाई और अलगी। ठीक है, हम एक एक करके अभी हम पढ़ेंगे। पहले हम जीवाणु के बारे में देखते हैं। जीवाणु क्या होता है। जीवाणु या बैक्टीरिया ओके, तो इसका आकार, जीवाणु का आकार कितना होता है, 1 माइक्रोमीटर से लेकर के 10 माइक्रोमीटर तक। माइक्रोमीटर क्या होता है, 1 मीटर बराबर 10 घाते 6 माइक्रोमीटर होता है। 1 मीटर बराबर 1 मीटर बराबर 10 घाते 6 माइक्रोमीटर होता है। और 1 मीटर बराबर 10 घाते 9 नैनोमीटर होता है। ओके, तो 1 मीटर बराबर 10 घाते 6 माइक्रोमीटर और 1 मीटर बराबर 10 घाते 9 नैनोमीटर होता है। तो इसके आकार के बारे में हम देख रहे थे, किसके, बैक्टीरिया के बारे में। तो बैक्टीरिया या जीवाणु का आकार कितना होता है, 1 माइक्रोमीटर से लेकर के 10 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है। और क्या इसके बारे में, एक ही कोशिका स्वतंत्र जीवन यापन करता है, यानी एक कोश की सजीव होता है ये। ठीक है। और कभी कभी बहुत सारे जीवाणु समूह में रह करके बस्तियां बना लेते हैं। तो ये एक कोश की सजीव होता है, और जब एक ग्रुप में मिल जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, कॉलोनीज या बस्तियां बना लेते हैं। जीवाणु की कोशिका आदि केंद्र की होता है। आदि केंद्र की अभी आपने पढ़ा था कि केंद्रक आवरणहीन होते हैं। तो जीवाणु की कोशिका कैसी होती है, आदि केंद्र की। ठीक है, तो इसकी कोशिका होती है आदि केंद्र की। और कोशिका में केंद्रक
और आवरण युक्त अंगक नहीं पाए जाते हैं और इसमें कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, तो ये आदि केंद्र की होता है, केंद्रक आवरणहीन होता है और इसमें कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, कोशिका भित्ति ये होती है। ठीक है, आगे जीवाणु की कोशिका आदि केंद्र की होती है, इसमें कोशिका भित्ति होती है, देख लिया। दूसरा है प्रजनन, इसमें जो है सामान्यतः द्विविभाजन पद्धति से होता है। कैसे होता है? द्विविभाजन पद्धति से, द्विविभाजन पद्धति, ठीक है, से इसमें प्रजनन होता है। तो द्विविभाजन पद्धति क्या होता है कि एक कोशिका के दो भाग हो जाते हैं, इसी को बोलते हैं द्विविभाजन पद्धति। तो इसका प्रजनन सामान्यतः द्विविभाजन पद्धति से होता है, यानी एक कोशिका के दो भाग हो जाते हैं। और जब इसके अनुकूल परिस्थिति होती है, मौसम इनके अनुकूल होता है, या बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं बैक्टीरिया, और इतनी तेज़ी से बढ़ते हैं कि 1 मिनट में या 20 मिनट में ये 2 गुने तक हो जाते हैं। ठीक है, तो इतनी तेज़ी से बढ़ते हैं कि 20 मिनट में कितना हो जाते हैं? 2 गुने। तो जब इनके अनुकूल परिस्थिति होती है तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, और इतनी तेज़ी से बढ़ते हैं कि 20 मिनट में 2 गुने हो जाते हैं। इसका उदाहरण क्या है? गोलार्ड और दंड गोलार्ड। ठीक है, ये इसके उदाहरण हैं। तो अभी आपने जीवाणु में या बैक्टीरिया में क्या देखा? इसका आकार बहुत छोटा होता है, 1 माइक्रोमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक होते हैं। ये एक कोश की होते हैं, और क्या करते हैं ये कि एक से ज़्यादा मिल करके ये कोशिकाओं का एक कॉलोनी बना लेते हैं, बस्तियां बना लेते हैं। ये बैक्टीरिया जो है, जीवाणु एक से ज़्यादा मिल करके बहुत सारे जब मिल जाते हैं तो ये क्या बना लेते हैं? अपनी बस्तियां बना लेते हैं, कॉलोनी बना लेते हैं। और क्या देखा इसमें कि इनकी कोशिकाएं कैसी होती हैं? आदि केंद्र की होते हैं, यानी केंद्रक आवरणहीन होता है। इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, और इनका प्रजनन कैसे होता है? द्विविभाजन पद्धति द्वारा, यानी एक कोशिका के 2 भाग में विभाजित हो जाते हैं ये। ठीक है, और जब इनके अनुकूल मौसम होता है, परिस्थितियाँ इनके अनुकूल होती हैं, तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, और 20 मिनट में ये 2 गुने हो जाते हैं। इसके उदाहरण क्या हैं? गोलार्ड और दंड गोलार्ड। अब हम दूसरे बात पढ़ेंगे, आदिजीवी या प्रोटोजोआ के बारे में। दूसरा है आदिजीवी या प्रोटोजोआ। तो आदिजीवी या प्रोटोजोआ के बारे में हम देखेंगे अभी क्या है। इसके आकार के बारे में, इसका आकार कितना होता है? लगभग 200 माइक्रोमीटर, इतना छोटा होता है। 200 माइक्रोमीटर इसका आकार होता है। मिट्टी, मीठे पानी तथा समुद्र में पाए जाते हैं ये, और कुछ अन्य सजीवों के शरीर में रहकर रोगों के कारण बनते हैं। मतलब इस सजीवों के शरीर में पाए जाते हैं और उनसे विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। तो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? मिट्टी में पाए जाते हैं, मीठे पानी में और समुद्र में पाए जाते हैं। अगला, दृश्य केंद्र की कोशिका वाले होते हैं कोशिकीय सजीव। तो कैसे होते हैं? दृश्य केंद्र की, अभी आपने आदि केंद्र के दृश्य केंद्र के बारे में पढ़ लिया था। तो ये कैसे होते हैं? दृश्य केंद्र की होती है। ठीक है, इनका प्रजनन द्विविभाजन पद्धति से होता है, जैसे आपने पीछे पढ़ा था। तो इनका प्रजनन भी द्विविभाजन पद्धति से होता है। इसमें उदाहरण क्या है? अमीबा और पैरामीशियम। ओके, तो अमीबा और पैरामीशियम ये मटमैले पानी में पाए जाते हैं और स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं, ये दोनों अमीबा और पैरामीशियम। ठीक है, दूसरा है इसके उदाहरण एंटामिया हिस्टोलिटिका। एंटामीबा हिस्टोलिटिका, इसके कारण क्या होता है? आंव, ये आंव होने के कारक हैं, इसके कारण आंव होता है। अगला है प्लाज्मोडियम वाइवक्स।
प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। इसके कारण क्या होता है? मलेरिया। इसके कारण आँव होता था और इसके कारण मलेरिया, विभिन्न प्रकार की बीमारियां इनसे होती हैं। अगला एक है युगलिना। युगलिना ये कैसे होते हैं? स्वयंपोषी होते हैं। स्वयंपोषी, स्वयंपोषी परपोषी के बारे में आपने पढ़ लिया है। स्वयंपोषी क्या होता था? जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उनको स्वयंपोषी कहते हैं। परपोषी जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। तो अभी आपने प्रोटोजोआ या अमीबा के आदिजीवी के बारे में आपने पढ़ा। तो प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ा आपने पहले कि इसका आकार कितना होता है? 200 माइक्रोमीटर होता है। ये कहाँ पाए जाते हैं? मीठे पानी में, मिट्टी में और समुद्र में पाए जाते हैं। इसके कारण विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। ये किस प्रकार के होते हैं? दृश्य केंद्र की कोशिका होते हैं। और प्रजनन इनका कैसे होता है? द्विविभाजन पद्धति से होता है। इसमें आपने अमीबा के बारे में पढ़ा, जो कहाँ पाया जाता है? मटमैले पानी में पाया जाता है। एंटामिया हिस्टोलिटिका आँव जिसके कारण होता है। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स इसके कारण क्या होता है? मलेरिया होता है। और युगलिना के बारे में पढ़ा कि ये स्वयंपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तीसरा है कवक, या जिसको क्या बोलते हैं? फंगस। ठीक है। अब इनके आकार के बारे में देखते हैं कि इनका आकार कैसा होता है। इनका आकार लगभग 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक होता है। 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर इनका आकार होता है। ठीक है। ये कहाँ पाए जाते हैं? सड़े गले पदार्थ पर पाए जाते हैं। कहाँ पर? सड़े गले पदार्थ। तो ये सड़े गले पदार्थों पर पाए जाते हैं। ठीक है। इनकी कोशिकाएं ये होती हैं दृश्य केंद्र की। एक कोश की सजीव कवक की कुछ प्रजातियां आँखों से दिखाई देती हैं। ठीक है। तो ये दृश्य केंद्र की होते हैं। ठीक है। और क्या होते हैं? मृतोपजीवी होते हैं। मृतोपजीवी भी आपने पीछे पढ़ लिया था पिछले वीडियो में। तो ये मृतोपजीवी होते हैं, ये कार्बनिक पदार्थों से अन्न पोषण करते हैं। ठीक है। इनका प्रजनन कैसे होता है? लैंगिक पद्धति से होता है और द्विविभाजन और मुकुलन जैसी अलैंगिक पद्धति से भी होता है इनका प्रजनन। तो कैसे होता है? लैंगिक पद्धति से भी होता है, लैंगिक। और कैसे होता है? द्विविभाजन और मुकुलन जैसी अलैंगिक पद्धति। ओके। तो इनका प्रजनन लैंगिक पद्धति से और द्विविभाजन और मुकुलन जैसी अलैंगिक पद्धति से होता है। इसके उदाहरण क्या हैं? ईस्ट, कैंडिडा और मशरूम इसके उदाहरण हैं। तो फंगाई के बारे में आपने क्या देखा कि इसका आकार कितना होता है? 10 से लेकर के 100 माइक्रोमीटर तक होता है। ये कहाँ पाए जाते हैं? सड़े गले पदार्थों में पाए जाते हैं। ठीक है। कार्बनिक पदार्थों में पाए जाते हैं। ये दृश्य केंद्र की होते हैं, एक कोश की। मृतोपजीवी होते हैं ये। ठीक है। और इनका प्रजनन कैसे होता है? लैंगिक पद्धति से भी होता है और अलैंगिक पद्धति से भी होता है। अलैंगिक में मुकुलन या द्विविभाजन पद्धति से होता है। इसके उदाहरण है ईस्ट, कैंडिडा और मशरूम। ठीक है। अगला है शैवाल। शैवाल के बारे में, इनका आकार कितना होता है? लगभग 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर इनका आकार होता है। ये पानी में बढ़ते हैं। कहाँ बढ़ते हैं? पानी में बढ़ते हैं। ये दृश्य केंद्र की होते हैं, एक कोश की होते हैं और स्वयंपोषी होते हैं। दृश्य केंद्र की, एक कोशिकी और स्वयंपोषी, सबके बारे में आपने पढ़ लिया है। दृश्य केंद्र की क्या होता है आपको पता है? एक कोशिका से बना होता है। स्वयंपोषी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है। तो ये दृश्य केंद्र की होते हैं,
एक कोशिकीय होते हैं और स्वयंपोषी होते हैं। कोशिका में स्थित हरित लवकों के कारण ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। चूँकि स्वयंपोषी होते हैं, क्यों कैसे होते हैं? प्रकाश संश्लेषण, इनके पास क्या पाया जाता है? हरित लवक पाया जाता है। इस हरित लवक के द्वारा ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, इसीलिए ये क्या होते हैं? स्वयंपोषी होते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण क्या हैं? यूग्लिना, और क्या है? क्लोरेला, और क्लैमिडोमोनास। ओके, तो इसके उदाहरण हैं। तो अभी शैवाल के बारे में या अलगी के बारे में आपने पढ़ा। इसका आकार कितना होता है? 10 माइक्रोमीटर से लेकर के 100 माइक्रोमीटर तक। ये पानी में बढ़ते हैं। ठीक है, ये दृश्य केंद्र की होते हैं, ये एक कोश की होते हैं, और क्या होते हैं? स्वयंपोषी होते हैं। इसमें हरित लवक पाया जाता है, इसके लिए ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए स्वयंपोषी होते हैं। उदाहरण में आपने देखा यूग्लिना, ठीक है, और क्या? क्लोरेला और क्लामिडोमोनास। शैवाल की कुछ प्रजातियां एक कोश की होती हैं, अन्य सभी शैवाल बहुकोश की होते हैं। मतलब ये एक कोश की भी होते हैं और बहुकोश की भी होते हैं। तो ये शैवाल था। नेक्स्ट, पांचवा है विषाणु। विषाणु या इसको क्या बोलते हैं? वायरस। इनका आकार कितना होता है? लगभग 10 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक इनका आकार होता है। कितना? नैनोमीटर। 10 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर। अभी आपने नैनोमीटर कितना बड़ा होता है आपने देखा था कि एक मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं? 10⁻9 नैनोमीटर आपने देखा था अभी। तो इसका आकार कितना होता है? 1 नैनोमीटर से लेकर के 100 नैनोमीटर होता है। विषाणुओं को सामान्यतः सजीव नहीं माना जाता, या ये सजीव और निर्जीव की सीमा रेखा के मध्य होते हैं। सजीव और निर्जीव सीमा रेखा के मध्य। ठीक है, तो ये सजीव और निर्जीव के बीच के पाए जाते हैं, उनकी सीमा रेखा के मध्य पाए जाते हैं। इनको पूरा सजीव हम नहीं बोलते हैं। ठीक है, परंतु इनका अध्ययन हम किस में करते हैं? सूक्ष्म जैव विज्ञान में। विषाणुओं या वायरस का अध्ययन हम कहाँ करते हैं? सूक्ष्म जैव विज्ञान, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, सूक्ष्म जैव विज्ञान या माइक्रोबायोलॉजी में हम इनके बारे में अध्ययन करते हैं, इनकी स्टडी करते हैं। विषाणु चूँकि बहुत छोटे होते हैं, यह जीवाणुओं की तुलना में 10 से लेकर 100 गुना तक छोटे होते हैं। 10 से 100 गुना छोटे। किसके तुलना में? जीवाणुओं की तुलना में। ठीक है, तो ये जीवाणुओं की तुलना बहुत छोटे होते हैं आकार में, जीवाणुओं की तुलना में 10 से लेकर के 100 गुना तक छोटे होते हैं। इनको हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं, क्योंकि इनका आकार बहुत छोटा होता है, इसलिए हम इनको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं। ठीक है, तो इनका आकार जो है, वायरस का आकार बहुत छोटा होता है, इसलिए हम इनको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही इनको हम देख सकते हैं। ये वायरस, अगला पॉइंट है, वायरस जो है ये बहुत छोटे होते हैं, इनको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं, हमने देखा अभी आगे कि ये स्वतंत्र कणों के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, ये स्वतंत्र कणों के रूप में पाए जाते हैं।
स्वतंत्र कणों के रूप में पाए जाते हैं। विषाणु जो है डीएनए और आरएनए से बना हुआ लंबा अणु है जिस पर प्रोटीन का आवरण होता है, प्रथिन का आवरण होता है। ठीक है, तो अभी आपने देखा ये स्वतंत्र कणों के रूप में पाए जाते हैं और ये डीएनए और आरएनए से बना हुआ लंबा अणु है जिस पर क्या होता है, प्रथिन का आवरण होता है। वनस्पतियों और प्राणियों की जीवित कोशिका में ही यह रह सकते हैं, बाहर कहीं पर रहेंगे कुछ समय के बाद, एक निश्चित समय के बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। ये कहाँ पर जीवित रह सकते हैं, वनस्पति और प्राणियों की जीवित कोशिका में। वनस्पति एवं प्राणियों की जीवित कोशिका, मतलब इनको जिंदा रहने के लिए वनस्पति और प्राणियों की जीवित कोशिका चाहिए। अगर वो नहीं मिलेगी तो कुछ समय बाद ये ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो वनस्पति और प्राणियों की जीवित कोशिका में ही रहते हैं और उन कोशिकाओं की सहायता से विषाणु स्वयं के प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन। ठीक है, स्वयं के प्रोटीन बनाते हैं और स्वयं उनकी संख्या असंख्य में बन जाती है। इसमें स्वयं की असंख्य प्रतिकृतियों का निर्माण करते हैं। कहाँ पर, वनस्पति और प्राणियों की जीवित कोशिका में। तो इनको बढ़ने के लिए या अपना संख्या को बढ़ाने के लिए इनको वनस्पति या प्राणियों की जीवित कोशिका चाहिए। विषाणुओं के कारण वनस्पतियों और प्राणियों में विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। ठीक है, तो इससे विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। आजकल जो चल रहा है कोरोना वायरस, वो विषाणु के द्वारा या वायरस के द्वारा ही है। तो इसके कारण हमको विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। तो वायरस के बारे में आपने क्या देखा, इसका आकार कितना होता है, 10 नैनोमीटर से लेकर के 100 नैनोमीटर तक होता है। और चूँकि ये इतने छोटे होते हैं कि इनको हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देख सकते हैं। ठीक है, और एक और क्या पढ़ा आपने, ये सजीव और निर्जीव के बीच की सीमा रेखा के मध्य पाए जाते हैं। ठीक है, इनको सजीव हम नहीं मानते हैं। और इनका अध्ययन हम लोग कहाँ करते हैं, सूक्ष्म जैव विज्ञान या माइक्रो बायोलॉजी में करते हैं। ये जीवाणुओं की तुलना में 10 से 100 गुना तक छोटे होते हैं, 10 से 100 गुना तक छोटे होते हैं। इनको हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखते हैं। और ये स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं, स्वतंत्र कणों के रूप में पाए जाते हैं। डीएनए और आरएनए से बना हुआ इनका लंबा अणु होता है जिस पर प्रोटीन्स का, प्रथिन का आवरण होता है। ठीक है, इनको रहने के लिए, डेवलप करने के लिए, अपनी संख्या बढ़ाने के लिए क्या चाहिए होती है, वनस्पति और प्राणियों की जीवित कोशिका। और उन पर क्या करते हैं, असंख्य संख्या में अपना निर्माण करते हैं, डेवलप करते हैं अपने आप को। और विषाणुओं के कारण हमको विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि सूक्ष्म जीवों के वर्गीकरण के बारे में, कि सूक्ष्म जीव आधि केंद्र की होते हैं, दृश्य केंद्र की होते हैं। आधि केंद्र की में क्या आता है, बैक्टीरिया आता है। दृश्य केंद्र के में क्या आता है, प्रोटोजोआ, फंगाई और अलगी आता है। जीवाणु के बारे में हमने पढ़ा, इनके आकार के बारे में पढ़ा, ये कैसे होते हैं, इनकी विशेषता पढ़ा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा प्रोटोजोआ के बारे में, ये कैसे होते हैं, इनका आकार कैसा होता है, इनका उदाहरण देखा। फिर हमने कवक के बारे में पढ़ा, इनके आकार के बारे में पढ़ा, इनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा, इनका उदाहरण पढ़ा। फिर हम शैवाल या अलगी के बारे में पढ़े। हम यहाँ पर भी आकार कहाँ पर डेवलप होते हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, इनका उदाहरण क्या है। और लास्ट में हमने पढ़ा विषाणु या वायरस के बारे में, इसके आकार के बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में, और कैसे होते हैं, इनसे विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। ओके, थैंक यू।